महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त एक बड़ा मोड़ आ गया जब स्थानीय नगर निकाय चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी धुर विरोधी पार्टियों कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर लिया। इस घटनाक्रम ने न केवल महायुति गठबंधन के भीतर दरार पैदा की बल्कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी सख्त रुख अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। यहां इस पूरे राजनीतिक विवाद का विस्तृत विवरण दिया गया है। विवाद का मुख्य कारण अंबरनाथ और अकोट का गठबंधन। महाराष्ट्र नगर परिषद चुनावों के नतीजों के बाद सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी की स्थानीय इकाइयों ने चौंकाने वाले फैसले लिए। 1. अंबरनाथ ठाणे। यहां बीजेपी ने कांग्रेस और अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर अंबरनाथ विकास अघाड़ी बनाई। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता से बाहर रखना था, जो 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2. अकोट अकोला। यहां बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ हाथ मिलाया। स्थानीय स्तर पर अकोट विकास मंच का गठन किया गया, जिसमें बीजेपी और एआईएमआईएम के पार्षदों ने गठबंधन किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कड़ा रुख। गठबंधन की खबर फैलते ही विपक्षी दलों ने बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत और वैचारिक दावों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। विवाद बढ़ता देख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि ये गठबंधन उन्हें कतई स्वीकार नहीं है। अनुशासनात्मक कार्रवाई। फडणवीस ने कहा, तारांकन कांग्रेस या एआईएमआईएम के साथ कोई भी गठबंधन स्वीकार्य नहीं है। यह निर्णय स्थानीय स्तर पर बिना शीर्ष नेतृत्व की अनुमति के लिया गया है, जो अनुशासनहीनता है। गठबंधन तोड़ने के निर्देश। सीएम ने तुरंत इन अनैतिक गठबंधनों को खत्म करने के आदेश दिए। नेताओं को नोटिस। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने अकोट के विधायक प्रकाश भारसाकले को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सियासी समीकरण और टकराव। नगरपालिकाओं में सीटों का गणित कुछ इस प्रकार था, जिसने इन अजीब गठबंधनों को जन्म दिया। नगरपालिका। कुल सीटें। गठबंधन का स्वरूप। मुख्य प्रतिद्वंदी अंबरनाथ 6-0, बीजेपी 14 प्लस कांग्रेस 12 प्लस एनसीपी 4 इक्वल्स 30 प्लस। शिवसेना शिंदे 27 सीटें। अकोट 35, बीजेपी 11 प्लस एमएम 4 प्लस अन्य। शिवसेना शिंदे गुट की प्रतिक्रिया। शिवसेना विधायक डॉक्टर बालाजी किणीकर ने इसे गठबंधन धर्म के खिलाफ और विश्वासघात बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सत्ता के लिए अपनी विचारधारा के साथ समझौता किया है। वर्तमान स्थिति। गठबंधन टूटा और दल बदल। सीएम की सख्ती के बाद अंबरनाथ और अकोट में गठबंधन टूट गए हैं, लेकिन राजनीतिक उठापटक जारी है। कांग्रेस की कार्रवाई। कांग्रेस ने अंबरनाथ के अपने सभी 12 निर्वाचित पार्षदों और ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप पाटिल को निलंबित कर दिया है। बीजेपी में शामिल। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस से निलंबित ये 12 पार्षद अब औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एआईएमआईएम का रुख। एआईएमआईएम नेतृत्व ने भी अकोट के अपने पार्षदों को चेतावनी दी है कि वे बीजेपी के साथ किसी भी मंच का हिस्सा न बने। अगला कदम। अंबरनाथ और अकोट में उपाध्यक्ष और अन्य समितियों के चुनाव 13 जनवरी को होने हैं, जिस पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं। कोलकाता में आईपीएसी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हस्तक्षेप ने एक बड़े सियासी ड्रामे का रूप ले लिया है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उन ग्रीन फाइलों की है जिन्हें ममता बनर्जी की मौजूदगी में गाड़ियों में रखवाया गया। यहां इस पूरे घटनाक्रम और उन रहस्यमयी फाइलों की पूरी जानकारी दी गई है। 1. क्या था उन ग्रीन फाइलों में? ममता बनर्जी का दावा। ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा कि उन फाइलों में उनकी पार्टी टीएमसी के बेहद गोपनीय दस्तावेज थे। उनके अनुसार फाइलों में निम्नलिखित जानकारी थी। उम्मीदवारों की लिस्ट, आगामी विधानसभा चुनावों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम, चुनावी रणनीति, पार्टी की भविष्य की योजनाएं और चुनावी कैंपेन का ब्लूप्रिंट, पार्टी का आंतरिक डेटा, हार्ड डिस्क और दस्तावेजों में मौजूद रणनीतिक जानकारी। ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी का मकसद भ्रष्टाचार की जांच नहीं, बल्कि अमित शाह के इशारे पर उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति और कैंडिडेट लिस्ट को चुराना है। 2. ईडी की कार्रवाई का असली कारण, एजेंसी का पक्ष। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अनुसार यह छापेमारी किसी राजनीतिक बदले की भावना से नहीं, बल्कि कोयला तस्करी, कोल स्मगलिंग केस और मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले से जुड़ी है। हवाला कनेक्शन। ईडी का दावा है कि कोयला घोटाले से मिले करोड़ों रुपए हवाला के जरिए आईपीएसी तक पहुंचाए गए थे। सबूतों का हवाला। एजेंसी का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि अपराध की कमाई, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का इस्तेमाल चुनावी प्रबंधन के लिए किया गया। प्रतीक जैन का घर। आईपीएसी के सीनियर पदाधिकारी प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास और सॉल्ट लेक ऑफिस पर छापेमारी इसी कड़ी का हिस्सा थी। 3.
ग्रीन फाइलों को लेकर हुआ बवाल। छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंचीं। इसके बाद जो हुआ वो अभूतपूर्व था। फाइलें बरामद की। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ईडी दस्तावेज चोरी कर रही थी। इसके बाद ममता बनर्जी की मौजूदगी में उनके सुरक्षाकर्मियों और पुलिस ने वहां से कुछ फाइलें, ग्रीन फोल्डर्स उठाईं और उन्हें मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियों में रखवा दिया। ईडी का आरोप, ईडी ने इसे जांच में बाधा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ बताया है। एजेंसी का कहना है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने पद का दुरुपयोग कर जांच टीम से दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जबरन छीन लिए। ताज़ा अपडेट, मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद दोनों पक्ष कानूनी लड़ाई की तैयारी में हैं। ईडी की शिकायत, ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है और मुख्यमंत्री पर जांच में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। आईपीएसी की शिकायत, प्रतीक जैन के परिवार ने भी पुलिस में ईडी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एजेंसी ने उनके निजी दस्तावेज चुराने की कोशिश की। निष्कर्ष, ये ग्रीन फाइलें टीएमसी के लिए उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा और चुनावी जीत का मैप हैं, जबकि ईडी के लिए ये घोटाले के संदिग्ध पैसों के इस्तेमाल के सबूत हो सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी एआईएमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव 2026 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने पहले चरण में मुंबई की 7 सीटों के साथ साथ महाराष्ट्र के अन्य नगर निकायों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। यहां इस घोषणा से जुड़ी पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। बीएमसी चुनाव 2026, एआईएमआईएम उम्मीदवारों की पहली सूची, मुंबई। पार्टी ने विशेष रूप से मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्डों पर ध्यान केंद्रित किया है। पहली लिस्ट में शामिल 7 नाम इस प्रकार हैं। वार्ड नंबर, उम्मीदवार का नाम, श्रेणी विवरण 134, महजबी अतीक अहमद खान। महिला उम्मीदवार 135, खान इरशाद असलम अली। 136, मोहम्मद ज़मीर मोहम्मद मुर्तुजा कुरैशी। 137, शमीर रमज़ान पटेल। 138, रोशन इरफान शेख, ओबीसी। 139, शबाना मोहम्मद आतिफ शेख। महिला उम्मीदवार 140, विजय तातोबा उबाले, अनुसूचित जाति, एससी। महाराष्ट्र के अन्य नगर निकायों के लिए घोषणा। बीएमसी के अलावा एआईएमआईएम ने अहमदनगर, लातूर और परभणी के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की है। अहमदनगर प्रभाग 4, शहनाज खालिद शेख, सलमा जाबिर शेख, शाहबाज अहमद सैयद और समद वहाब खान। लातूर वार्ड 4, सुमैया मोहम्मद अली शेख। परभणी, आलिया अंजुम मोहम्मद गौस जैन। बीएमसी चुनाव 2026 का पूरा शेड्यूल। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मुंबई नगर निगम चुनाव की महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं। नामांकन प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक। नामांकन पत्रों की जांच 31 दिसंबर 2025। नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026। चुनाव चिन्ह आवंटन 3 जनवरी 2026। मतदान की तारीख, वोटिंग 15 जनवरी 2026। नतीजों की घोषणा, रिजल्ट्स 16 जनवरी 2026। रणनीतिक विश्लेषण। एआईएमआईएम की इस पहली सूची में सामाजिक संतुलन, सोशल इंजीनियरिंग साफ नजर आ रहा है। पार्टी ने महिलाओं, ओबीसी और दलित एससी वर्ग को प्रतिनिधित्व देकर अपनी पकड़ को व्यापक बनाने की कोशिश की है। मानखुर्द शिवाजीनगर जैसे क्षेत्रों से शुरुआत करना ये दर्शाता है कि पार्टी उन इलाकों को प्राथमिकता दे रही है जहां उसकी आधारभूमि मजबूत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले एक नए द्विपक्षीय विधेयक, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के केंद्र में वे देश हैं जो रूस से तेल और यूरेनियम खरीदना जारी रखे हुए हैं, जिनमें भारत, चीन और ब्राजील मुख्य रूप से अमेरिकी निशाने पर आ गए हैं। इस घटनाक्रम से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे दी गई है। मुख्य बिंदु, 500% टैरिफ का खतरा। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने हाल ही में पुष्टि की है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बिल को हरी झंडी दे दी है। इस बिल के प्रावधान बेहद सख्त हैं। भारी जुर्माना। यदि कोई देश रूस से पेट्रोलियम उत्पादों या यूरेनियम का व्यापार करता है तो अमेरिका उस देश से आने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं पर 500% तक का टैरिफ, आयात शुल्क लगा सकता है। लक्ष्य। इस कदम का उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना है ताकि वो यूक्रेन के साथ युद्ध को फंड न कर सके। प्रक्रिया।
बिल को ट्रंप की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसे कानून बनने के लिए अभी अमेरिकी संसद, कांग्रेस में मतदान से गुजरना होगा। संभावना है कि अगले सप्ताह इस पर वोटिंग हो सकती है। भारत, चीन और ब्राजील क्यों है निशाने पर? अमेरिका का मानना है कि ये तीनों देश रूस के सबसे बड़े तेल खरीदार हैं, जिससे रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद धन मिल रहा है। देश वर्तमान स्थिति, अमेरिकी रुख। भारत पहले से ही अमेरिकी वस्तुओं पर 50% तक टैरिफ का सामना कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि पीएम मोदी रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका की नाराजगी जानते हैं। चीन, रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। अमेरिका चीन को रूस का सबसे बड़ा वित्तीय मददगार मानता है। ब्राजील, ब्रिक्स का हिस्सा और रूसी उर्वरकों व तेल का आयातक, डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की कोशिशों के कारण निशाने पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर असर। इस खबर के बाहर आते ही भारतीय बाजारों में हलचल मच गई है। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट। 8 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स में 780 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। निर्यात पर संकट। यदि भारत पर 500% टैरिफ लगता है तो अमेरिका को होने वाला भारतीय निर्यात, दवाइयां, आईटी सेवाएं, टेक्सटाइल पूरी तरह ठप हो सकता है, क्योंकि उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। डॉलर बनाम ब्रिक्स। ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जो देश डॉलर को कमजोर करने या ब्रिक्स करेंसी लाने की कोशिश करेंगे, उन पर 100% टैरिफ लगेगा। अब ये आंकड़ा 500% तक पहुंच गया है। विशेष नोट: हालांकि ट्रंप ने इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत जैसे रणनीतिक साझेदार पर दबाव बनाने की एक कूटनीतिक रणनीति, नेगोशिएशन टैक्टिक भी हो सकती है।